जैक द रिपर 1888 में इंग्लैंड के लंदन के गरीब व्हाइटचैपल जिले में और उसके आसपास सक्रिय अज्ञात सीरियल किलर था। आपराधिक मामले की फाइलों और समकालीन पत्रकारिता के विवरणों में हत्यारे को व्हाइटचैपल मर्डरर और लेदर एप्रन लिखा जाता था। जैक द रिपर के नाम पर किए गए हमलों में आमतौर पर वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं शामिल थी, जो लंदन की ईस्ट एंड की झुग्गियों में रहती थी और काम करती थी। पेट के अंगभंग करने से पहले उनके गले काट दिए गए थे। पीड़ितों में कम से कम 3 के आंतरिक अंगों को निकालने से यह अनुमान लगाया गया कि उनके हत्यारे को कुछ शारीरिक या शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी थी। सितंबर और अक्टूबर 1888 में हत्याओं के आपस में जुड़े होने की अफवाहें तेज हो गई और मीडिया आउटलेट्स और स्कॉटलैंड यार्ड को ऐसे कई पत्र मिले जिनमें हत्यारा होने का दावा किया गया था। जैक द रिपर नाम की उत्पत्ति डियर बॉस लेटर से हुई, जिसे एक व्यक्ति ने हत्यारा होने का दावा करते हुए लिखा था, जिसे प्रेस में प्रसारित किया गया था। माना जाता है कि यह पत्र एक धोखा था और हो सकता है कि पत्रकारों ने कहानी में रुचि बढ़ाने और अपने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ाने के लिए इसे लिखा हो। व्हाइटचैपल विजिलेंस कमेटी के जॉर्ज बुश को प्राप्त फ्रॉम हेल लेटर में एक संरक्षित मानव किडनी का आधा हिस्सा था, जिसे कथित तौर पर पीड़ितों में से एक से लिया गया था। लोगों को जैक द रिपर नामक एक सीरियल किलर के अस्तित्व पर तेजी से विश्वास होने लगा। मुख्य रूप से हत्याओं के असाधारण क्रूर प्रकृति और अपराधों के मीडिया कवरेज दोनों के कारण समाचार पत्रों में व्यापक कवरेज ने रिपर को व्यापक और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी प्रदान की और किंवदंती मजबूत हो गई। 1888 और 1891 के बीच व्हाइटचैपल और स्पिटफील्ड्स में की गई 11 क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला की पुलिस जांच सभी हत्याओं को 1888 की हत्याओं से निर्णायक रूप से जोड़ने में असमर्थ रही। 5 पीड़ितों मैरी एन निकोलस, एमी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन एडोवेस और मैरी जेन पेली को कैनोनिकल 5 के रूप में जाना जाता है और 31 अगस्त और 9 नवंबर 1888 के बीच उनकी हत्याओं को अक्सर सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। हत्याओं का कभी पता नहीं चला और इन अपराधों के इर्द गिर्द किंवदंतियां ऐतिहासिक शोध, लोक कथाओं और छद्म इतिहास का एक संयोजक बन गई, जो आज तक लोगों की कल्पना पर कब्जा कर रही हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में आयरिश प्रवासियों की आमद हुई, जिन्होंने लंदन के ईस्ट एंड सहित प्रमुख शहरों की आबादी में वृद्धि की। 1882 से रूसी साम्राज्य और पूर्वी यूरोप के अन्य क्षेत्रों में नरसंहार से भागकर यहूदी शरणार्थी उसी क्षेत्र में आकर बस गए। ईस्ट एंड में व्हाइटचैपल का पल्ली तेजी से भीड़-भाड़ वाला हो गया। 1888 तक जनसंख्या लगभग 80,000 निवासी तक बढ़ गई। काम और आवास की स्थिति खराब हो गई और एक महत्वपूर्ण आर्थिक निम्न वर्ग विकसित हुआ। ईस्ट एंड में पैदा हुए 55% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। डकैती, हिंसा और शराब पर निर्भरता आम बात थी और स्थानीय गरीबी ने कई महिलाओं को दैनिक आधार पर जीवित रहने के लिए वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। अक्टूबर 1888 में लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा ने अनुमान लगाया कि व्हाइटचैपल में 62 वेश्यालय और 1200 महिलाएं वेश्याओं के रूप में काम कर रही थी। हर रात व्हाइटचैपल के भीतर 233 आम लॉजिंग हाउस में लगभग 8,500 लोग रहते थे। एक ताबूत बिस्तर की रात की कीमत 4 पेंस 2024 में 2 पाउंड के बराबर और डॉर्मेट्री में फैली लीन टू या हैंग ओवर रस्सी पर सोने की लागत प्रतिदिन 2 पेंस थी। व्हाइटचैपल में आर्थिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक तनाव में भी लगातार वृद्धि हो रही थी। 1886 और 1889 के बीच लगातार प्रदर्शनों के कारण पुलिस हस्तक्षेप और सार्वजनिक अशांति हुई, जैसे कि खूनी रविवार, यहूदी विरोधी अपराध, देशभक्ति, नस्लवाद, सामाजिक अशांति और गंभीर अभाव ने लोगों की धारणा को प्रभावित किया कि व्हाइटचैपल अनैतिकता का एक कुख्यात अड्डा था। ऐसी धारणाएं 1888 में और मजबूत हुई जब जैक द रिपर के नाम पर क्रूर और भयावह हत्याओं की श्रृंखला को मीडिया में अभूतपूर्व कवरेज मिला। इस समय के दौरान ईस्ट इंडिया में महिलाओं के खिलाफ बड़ी संख्या में हमलों ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया था कि कितने पीड़ितों की हत्या एक ही व्यक्ति द्वारा की गई थी। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 तक फैली 11 अलग अलग हत्याओं को मेट्रोपॉलिटन पुलिस जांच में शामिल किया गया था और इन्हें पुलिस डॉकेट में सामूहिक रूप से व्हाइटचैपल हत्याएं के रूप में जाना जाता था। इस बात पर राय अलग अलग है कि क्या इन हत्याओं को एक ही अपराधी से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन 11 व्हाइटचैपल हत्याओं में से 5, जिन्हें कैनोनिकल 5 के रूप में जाना जाता है, व्यापक रूप से रिपर का काम माना जाता है। अधिकांश विशेषज्ञ गले में गहरे घाव की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद व्यापक पेट और जननांग क्षेत्र की विकृति, आंतरिक अंगों को हटाया जाना शामिल है। 3 अप्रैल 1888 को लगभग 1:30 बजे व्हाइटचैपल के ओसबोर्न स्ट्रीट में एक महिला एमा एलिजाबेथ स्मिथ को लूट लिया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया।
उसके चेहरे पर वार किया गया और उसके कान काट लिए गए। उसकी योनि में एक कुंड वस्तु डाली गई जिससे उसका पेरिटोनियम फट गया और उससे पेरिटोनियस हो गया। अगले दिन लंदन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। स्मिथ ने बताया था कि इस पर 2 या 3 लोगों ने हमला किया था, जिनमें से एक को उसने किशोर बताया था। इस हमले को प्रेस द्वारा बाद की हत्याओं से जोड़ा गया था, लेकिन अधिकांश लेखक स्मिथ की हत्या का श्रेय सामान्य ईस्ट एंड गैंग को हिंसा को देते हैं, जो रिपर मामले से संबंधित नहीं है। 7 अगस्त 1888 को जॉर्ज यार्ड व्हाइटचैपल में सीढ़ी पर मार्था टैब्रम की हत्या कर दी गई थी। उसके गले, फेफड़े, हृदय, यकृत, पिल्ली, पेट और उदर पर 39 बार वार किया गया था। उसके स्तनों और योनि पर अतिरिक्त चाकू के घाव थे। टैब्रम के अधिकांश घाव एक ब्लेड वाले उपकरण जैसे कि पेन नाइफ से किए गए थे और एक संभावित अपवाद के साथ सभी घाव दाएं हाथ के व्यक्ति द्वारा लगाए गए थे। टैब्रम का बलात्कार नहीं हुआ था। टैब्रम की हत्या की बर्बरता, एक स्पष्ट मकसद की कमी और बाद में विहित रिपर हत्याओं के स्थान और तारीख की निकटता ने पुलिस को इस हत्या को जैक द रिपर द्वारा बाद में किए गए लोगों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यह हत्या बाद की विहित हत्याओं से अलग है, क्योंकि टैब्रम को बार-बार चाकू मारा गया था, उससे गले या पेट पर कोई घाव नहीं था। घाव के पैटर्न में इस अंतर के कारण कई विशेषज्ञ टैब्रम की हत्या को बाद की हत्याओं से नहीं जोड़ते हैं। मैरी जेन केली को आमतौर पर रिपर का अंतिम शिकार माना जाता है और यह माना जाता है कि अपराधी की मृत्यु, कारावास, स्थानांतरण या उत्प्रवास के कारण अपराध समाप्त हो गए। व्हाइटचैपल हत्या फाइल में अन्य 4 हत्याओं का विवरण है, जो विहित 5 के बाद हुई। रोज माइलेट, एलिस मैकेंजी, पिंचिंग स्ट्रीट धड़ और फ्रांसिस कोल्स की हत्याएं। 26 वर्षीय रोज माइलेट का गला घोटा हुआ 20 दिसंबर 1888 को क्लार्क यार्ड, हाई स्ट्रीट, पॉपुलर में पाया गया था। संघर्ष कोई संकेत नहीं था और पुलिस का मानना था कि उसने या तो नशे में धुत होकर अपने कॉलर से गलती से फांसी लगा ली थी या आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उसकी गर्दन के एक तरफ रस्सी द्वारा छोड़े गए हल्के से निशान से पता चलता है कि माइलेट का गला घोटा गया था। माइलेट की मौत की जांच में जूरी ने हत्या का फैसला सुनाया। एलिस मैकेंजी की हत्या 17 जुलाई 1889 को व्हाइटचैपल के कैसल एले में आधी रात को तुरंत बाद की गई थी। उसकी गर्दन पर 2 बार चाकू से वार किया गया था और उसकी बाईं कैरोटिड धमनी कट गई थी। उसके शरीर पर कई छोटे मोटे चोट के निशान और घाव पाए गए, जिसमें उसके बाएं स्तन से नाभि तक 7 इंच लंबा सतही घाव भी था। जांच करने वाले रोग वैज्ञानिकों में से एक थॉमस बॉन्ड का मानना था कि यह एक रिपर हत्या थी। हालांकि उनके सहयोगी जॉर्ज बैरिस्टर फिलिप्स, जिन्हें 3 पिछले पीड़ितों के शवों की जांच की थी, असहमत थे। लेखकों के बीच राय भी विभाजित है। कुछ का मानना है कि मैकेंजी के हत्यारे ने खुद पर से संदेह हटाने के लिए जैक द रिपर और तौर तरीकों की नकल की और कुछ इस हत्या का श्रेय जैक द रिपर को देते हैं। पिंचिन स्ट्रीट धड़ 30 से 40 वर्ष की आयु की एक अज्ञात महिला का सड़ता हुआ सिर और पैर रहित धड़ था। इसे 10 सितंबर 1889 को व्हाइटचैपल के पिंचिन स्ट्रीट में रेलवे आर्च के नीचे खोजा गया था। पीड़िता के पीठ, कूल्हे और हाथ पर चोट के निशान संकेत मिलता है कि मृतक को उसकी मौत से कुछ समय पहले बुरी तरह पीटा गया था। पीड़िता के पेट को भी बुरी तरह से क्षत किया गया था, हालांकि उसके जननांगों को चोट नहीं लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि धड़ की खोज से लगभग 1 दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि शरीर के विच्छेदित हिस्से को रेलवे आर्च में ले जाया गया, जिससे एक पुराने कन्नी के नीचे छिपा दिया गया था। फ्रांसिस कोल्स को 13 फरवरी को 1891 को व्हाइटचैपल में एक रेलवे आर्च के नीचे गला कटा हुआ पाया गया था। 13 फरवरी 1891 को सुबह 2:15 बजे पीसी अर्नेस्ट थॉमसन ने फ्रांसिस कोल्स नामक एक 25 वर्षीय वेश्या को स्वेला गार्डन, व्हाइटचैपल में एक रेलवे आर्च के नीचे लेटा हुआ पाया। उसका गला गहराई से कटा हुआ था, लेकिन उसका शरीर विकृत नहीं था, जिससे कुछ लोगों को मानना था कि थॉमसन ने उसके हमलावर को परेशान किया था। कोल्स अभी भी जीवित थी, हालांकि चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। एक 53 वर्षीय स्टोकर जेम्स थॉमस सैडलर को पहले कोल्स के साथ शराब पीते हुए देखा गया था और दोनों के बीच उसकी मौत से लगभग 3 घंटे पहले बहस हुई थी। सैडलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। कुछ समय के लिए उसे रिपर माना गया, लेकिन बाद में 3 मार्च 1891 को सबूतों के अभाव में उसे अदालत से बरी कर दिया गया। व्हाइटचैपल की हत्याओं की जांच से संबंधित सिटी ऑफ लंदन पुलिस की अधिकांश फाइलें ब्लिट्ज में नष्ट हो गई। जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस की फाइलें बची थी, वे विक्टोरियन युग में जांच प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी देती हैं। पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम ने पूरे व्हाइटचैपल में घर घर जाकर पूछताछ की। फॉरेंसिक सामग्री एकत्र की गई और उसकी जांच की गई। संदिग्धों की पहचान की गई, उनका पता लगाया गया और या तो अधिक बारीकी से जांच की गई, उन्हें जांच से हटा दिया गया। आधुनिक पुलिस का काम भी इसी पैटर्न का पालन करता है। 2000 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया गया, 300 से अधिक लोगों की जांच की गई और 80 लोगों को हिरासत में लिया गया।
स्ट्राइड और एडोडोवेस की हत्याओं के बाद सिटी पुलिस के कमिश्नर सर जेम्स फ्रेजर ने रिपर की गिरफ्तारी के लिए 500 पाउंड का इनाम रखा। जांच शुरू में मेट्रोपॉलिटन पुलिस व्हाइट चैपल डिवीजन अपराधिक जांच विभाग द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एडवर्ड रीड कर रहे थे। निकोलस की हत्या के बाद डिटेक्टिव इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन, हेनरी मूर और वाल्टर एंड्रूज की सहायता के लिए स्कॉटलैंड यार्ड के केंद्रीय कार्यालय से भेजा गया था। एडोडोवेस हत्या के बाद जो लंदन शहर के भीतर हुई थी, सिटी ऑफ लंदन पुलिस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जेम्स मैकविलियम के नेतृत्व में शामिल थी। हत्या की जांच की समग्र दिशा इस तथ्य से बाधित हुई कि सीआईडी के नवनियुक्त प्रमुख सहायक आयुक्त रॉबर्ट एंडरसन 7 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच स्विट्जरलैंड में छुट्टी पर थे, उस समय के दौरान जब चैपमैन, स्ट्राइड और एडोडोवेस मारे गए थे। विकृति के तरीके के कारण कसाई वध करने वाले शल्य चिकित्सक और चिकित्सकों पर संदेह किया गया था। सिटी पुलिस के कार्यवाहक आयुक्त मेजर हेनरी स्मिथ का एक जीवित नोट इंगित करता है कि स्थानीय कसाईयों और वध करने वालों के बहाने की जांच की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जांच से बाहर कर दिया गया था। इंस्पेक्टर स्वानसन के गृह कार्यालय को एक रिपोर्ट पुष्टि करती है कि 76 कसाईयों और वध करने वालों का दौरा किया गया था और जांच में पिछले 6 महीनों के उनके सभी कर्मचारी शामिल थे। महारानी विक्टोरिया सहित कुछ समकालीन हस्तियों ने सोचा कि हत्याओं के पैटर्न संकेत मिलता है कि अपराधी लंदन और मुक्त भूमि यूरोप के बीच चलने वाली मवेशी नौकाओं में से एक कसाई या मवेशी चलाने वाला था। व्हाइट चैपल लंदन डॉक से करीब था। मवेशी नौकाओं की जांच की गई, लेकिन हत्याओं की तारीखें एक भी नाव की गतिविधियों से मेल नहीं खाती थी और नावों के बीच चालक दल के स्थानांतरण को भी खारिज कर दिया गया था। सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों के आसपास एक दूसरे से कम दूरी पर हत्याओं की एकाग्रता ने कई लोगों को संकेत दिया कि रिपर नियमित रोजगार में था और स्थानीय रूप से रहता था। अन्य लोगों ने कहा कि हत्यारा एक शिक्षित उच्च वर्ग का व्यक्ति था, संभवतः एक डॉक्टर या अभिजात वर्ग जो अधिक संपन्न क्षेत्र से व्हाइट चैपल में आया था। इस तरह के सिद्धांत सांस्कृतिक धारणाओं जैसे चिकित्सा पेशे से डर, आधुनिक विज्ञान के प्रति अविश्वास या अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर आधारित है। लेप्रोलॉजी शब्द को उसकी पहचान निर्धारित करने के प्रयास में रिपर मामले में के अध्ययन और विश्लेषण का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था और हत्याओं ने कई काल्पनिक कारणों को प्रेरित किया था। हत्याओं के बाद वर्षों में प्रस्तावित संदिग्धों में समकालीन दस्तावेजों द्वारा मामले से दूर जुड़े हुए लगभग सभी लोग शामिल हैं। साथ ही कई प्रसिद्ध नाम भी हैं जिन पर पुलिस जांच में कभी विचार नहीं किया गया, जिनमें प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, कलाकार वाल्टर सिकर्ट और लेखक लुइस कैरोल शामिल हैं। उस समय जीवित सभी लोग अब मर चुके हैं और आधुनिक लेखक किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य की आवश्यकता के बिना किसी पर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। समकालीन पुलिस दस्तावेजों में नामित संदिग्धों में सर मेलविल मैकनागटन के 1894 के ज्ञापन में 3 शामिल हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सबूत सबसे अच्छे रूप में परिस्थितिजन्य है। जैक द रिपर की वास्तविक पहचान और पेशे के बारे में कई विविध सिद्धांत हैं, लेकिन अधिकारी इनमें से किसी पर भी सहमत नहीं है और नामित संदिग्धों की संख्या 100 से अधिक तक पहुंच जाती है। मामले में निरंतर रुचि के बावजूद रिपर की पहचान अज्ञात बनी हुई है। व्हाइट चैपल हत्याओं के दौरान पुलिस समाचार पत्रों और अन्य व्यक्तियों के मामले के बारे में सैकड़ों पत्र मिले। कुछ पत्र हत्यारे को पकड़ने के तरीके के बारे में सलाह देने के लिए अच्छे इरादे से लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश पत्र या तो फर्जी थे या आमतौर पर बेकार थे। सैकड़ों पत्रों के बारे में दावा किया जाता है कि वे हत्यारे द्वारा स्वयं लिखे गए और इनमें से 3 विशेष रूप से प्रमुख हैं: डियर बॉस पत्र, सासी जैकी पोस्टकार्ड और फ्रॉम हेल पत्र। डियर बॉस पत्र, जिसकी तारीख 25 सितंबर थी और जिसकी डाक टिकट 27 दिसंबर 1888 थी, उसी दिन सेंट्रल न्यूज एजेंसी को प्राप्त हुआ था और इसे 29 सितंबर को स्कॉटलैंड यार्ड भेज दिया गया था। शुरू में इसे धोखा माना गया, लेकिन जब पत्र के पोस्टमार्क के 3 दिन बाद एडोडोवेस को उसके शरीर से कटे हुए कान के हिस्से के साथ पाया गया तो लेखक के महिला के कान काटने के वादे ने ध्यान आकर्षित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि एडोडोवेस का कान हत्यारे ने हमले के दौरान संयोगवश काट लिया था और पत्र लेखक की कान पुलिस को भेजने की धमकी कभी पूरी नहीं हुई। सासी जैकी पोस्ट कार्ड पर 1 अक्टूबर 1888 को डाक टिकट लगा था और उसी दिन सेंट्रल न्यूज एजेंसी को प्राप्त हुआ था। लिखावट डियर बॉस पत्र के समान थी और उसमें 30 सितंबर को की गई विहित हत्याओं का उल्लेख था, जिसे लेखक इस बार दोहरी घटना लिखकर संदर्भित करता है। यह तर्क दिया गया कि पोस्ट कार्ड हत्याओं के प्रचारित होने से पहले पोस्ट किया गया था, जिससे यह संभावना नहीं है कि एक संकीर्ण व्यक्ति को अपराध के बारे में इतनी जानकारी होगी। हालांकि इसे हत्याओं के होने से 24 घंटे से अधिक समय बाद पोस्ट किया गया था। पत्रकारों द्वारा हत्याओं के विवरण ज्ञात और प्रचारित होने के काफी समय बाद और व्हाइट चैपल के निवासियों द्वारा सामान्य सामुदायिक ज्ञान में उपलब्ध था। फ्रॉम हेल पत्र 16 अक्टूबर का डाक टिकट था और इसे 15 अक्टूबर को सेंट्रल न्यूज एजेंसी को भेजा गया था। यह पत्र एक अनोखी शैली में लिखा गया था और अपनी छपाई गई दिशाओं के बारे में ध्यान दिया गया था। उसकी बातों में जोखिम और पकड़ था
जिससे प्राप्त डॉक्टर्स ने इसे प्रायोगिक स्तर पर ध्यान में लिया। इसके बावजूद अंततः कोई परिणाम नहीं मिला। इन पत्रों के संदेश की सटीक तारीख और उनके लेखकों की पहचान अभी भी विवादित है। व्हाइटचैपल हत्याओं के अनेक केस और संदेशों के बीच यह एकमात्र विवादित संदेश नहीं है, लेकिन यह एक निजी संदेश है जिसे संदेशक के वास्तविक लक्ष्य को लेकर किसी के पास अभी तक अविश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इस मामले की जांच करने वालों का दावा है कि उन्होंने जैक द रिपर का पता लगा लिया है। 100 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर हत्याओं का खुलासा किया है। सीरियल किलर द्वारा मारी गई 5 पीड़ितों के पास से मिले शॉल से डीएनए लिया गया। यह डीएनए एक 23 साल के नाई से मैच किया गया जिसका नाम कॉस्मिस्की था। वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले दावा किया था कि यह डीएनए एरन के डीएनए से पूरी तरह मैच करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हत्यारे के भूरे बाल और भूरी आंखें थी। उनका कहना है कि हमारे पास सबूत हैं जो हत्यारे से मैच खाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।